ताज़े फल और सूखे फल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करनी थी, है ना। क्या आपने ट्राई किया इसको? क्योंकि सीट तो आपके पास है ही है। अच्छा, इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? जितना हमने कल कराया। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन लग जाए, लेकिन हमें लगाया नहीं, है ना। तो ताज़े फल और सूखे फल पे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में बात करनी। हाँ, अच्छा, क्षेत्रफल वाला लग जाएगा। हाँ, ठीक है। देखिए, ताज़े फल और सूखे फल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करनी थी। भाई, फल दो प्रकार के यहाँ पे बताए गए, ताज़े फल और सूखे फल। इसका अंतर समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? ताज़े फल का मतलब जैसे मान लीजिए तरबूज वगैरह हो गया, केले हो गए, और ये सब फल हो गए, अंगूर हो गया। और वही सूखने के बाद अंगूर क्या बना? किशमिश, है ना। तो इसी को सूखा फल बोल देते हैं हम लोग, है ना। ये जनरल तौर पे समझाने के तौर पे। अब इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ताज़े फल में 68% पानी है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई, अगर ताज़ा फल है कोई तो उसमें पानी की मात्रा रहेगी और ज़्यादा रहेगी। तो ताज़े फल में कितना पानी बोला? 68% पानी बोला। सूखे फल में 20% पानी। सूखा फल जो होता है उसमें भी पानी होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो 20% है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है, रहे चाहे ना रहे, जो क्वेश्चन में देखा उसके हिसाब से हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ताज़े फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 55 kg ताज़ा फल अगर रहे तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? 55 किलो ताज़ा फल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि 55 किलो तरबूज है तो कितना सूखा फल मतलब मेवा मिलेगा, या मैं बोलूँ बादाम मिलेगा? तो ऐसा तो है नहीं। कभी आपने देखा है कि था तरबूज और सूखने के बाद हो गया नींबू? ऐसा तो होगा नहीं, है ना। कहने का मेरा मतलब ये क्या समझ रहे हो जी? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बड़ा सिंपल सी बात हमने कही है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता था, कहने का मतलब अगर शुरू में वो कोई तरबूज था या फिर कोई ताज़ा फल था, सूखने के बाद उसमें पानी क्या होगा? गायब होगा। तो वही बचेगा ना, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने का मतलब बस इतना था, है ना, ज़्यादा नहीं समझना होता, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि देखिए, फ्रेश फ्रूट में जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ फ्रूट है, कुछ फल है। अब ये दो प्रकार के हैं। फ्रेश फ्रूट है मतलब ताज़ा फल, और ड्राई फ्रूट है मतलब सूखा फल। अच्छा, फ्रेश फ्रूट में क्या है? जो वाटर है मतलब पानी, वो कितना है? 68%। ड्राई फ्रूट के बारे में बात किया जाए तो इसमें वाटर कितना है? 20%, ठीक है। ये ऐसे ही इसमें सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो फ्रेश फ्रूट में वाटर 68%, ड्राई फ्रूट में वाटर 20%। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ताज़े फल में अगर पानी 68% है, इसका मतलब पल्प, मतलब जो उसमें खाने वाला मटेरियल होता है, गुदा, कितना है भैया? 32%। यही तो हुआ ना, ठीक है। ड्राई फ्रूट मतलब सूखा फल, सूखा फल में अगर पानी कितना है तो पल्प कितना, खाने वाला मटेरियल 80%। क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना था। आ रही ना बात समझ में? तो क्वेश्चन में बोला है कि 15 किलो ताज़े फल से कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। तो देखिए, फ्रेश फ्रूट के बारे में हम बात करने जा रहे थे। सोल्यूशन यहाँ पे है कि फ्रेश फ्रूट का 32%, क्योंकि पल्प कितना है? 32% ही है ना। तो फ्रेश फ्रूट का 32% ये बराबर होगा ड्राई फ्रूट के 20, सॉरी पल्प है ना, ये पल्प का रेशियो रख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ भी पल्प रखा है, यहाँ भी। तो कितना? 80%, ठीक। 8 से काटा 8 चौक, परसेंट से परसेंट भी काट दो। तो जो फ्रेश फ्रूट अपन ड्राई फ्रूट का अनुपात था वो कितना था? 10/4 बोलो या फिर 5/2 बोलो। भाई ये 10 हो जाएगा और नीचे 4, तो इसका मतलब 5/2। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का अनुपात है। यहाँ से हम इस बात को बोल सकते थे कि अगर 5 किलो हमारे पास ताज़ा फल रहेगा तो वही फल सूखने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 किलो का बचेगा।
या फिर खाने वाला मटेरियल कितना बचेगा 2 किलो। तो उसने बोला है कि फ्रेश फ्रूट आपके पास 5 किलो नहीं है, 55 किलो है। 55 किलो से कितना, तो अगर 5 किलो का कोई फल रहेगा तो बाद में 2 किलो बचेगा। तो अगर यही 55 किलो होता है, नहीं अगर होता तो कितने गुना है भैया, 11 गुना। तो सूखा फल फिर कितना बचता है, इसका 11 गुना, मतलब 22 केजी। प्रश्न को देखिए और ध्यान से बताने का प्रयास करिए कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद केवल 12% शेष रहता है। तो कुछ समय बाद केवल 12% शेष रहेगा, इसका मतलब सूख गया है ना। तो एक तरबूज है, इनिशियल में मान लीजिए इसमें 90% पानी है, तो पल्प कितना है 10%, और यही बराबर बाद में मतलब फाइनल बाद में कितना बचता है 12%। क्या है ये 12% ये पानी है, तो खाने वाला मटेरियल कितना 88%। तो यही वन लाइनर खतरनाक प्रश्न में से माने जाते हैं ये वाले भी। तो इनिशियल अपॉन फाइनल का जो रेशियो था, देखिए इसको हम लोग काट लेते हैं 5/44। 5/44। मैं आपसे ये जानना चाहता था इनिशियल और जो फाइनल का अनुपात था वो कितना था 5/44। तो इनिशियल में अगर 5 किलो मतलब प्रारंभ में जो तरबूज 5 किलो का था, बाद में कितना हो जाएगा, अच्छा फाइनल का ये है 44 है ना। तो बोला है तो यदि इस समय इसका वजन 50 केजी है, कुछ उल्टा हो गया क्या, एक तरबूज में 90% पानी है तो पल्प कितना है 10, कुछ समय के बाद केवल 12% शेष बचता है 88। तो 2 से काटा तो 5/44, मतलब प्रारंभ में 5 तो बाद में कितना 44। उल्टा आ रहा है कैसे, ये क्वेश्चन ही उल्टा छाप दिया का बंदे ने। तो यदि इस समय इसका वजन मतलब बाद में, अच्छा कुछ समय बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही है। देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, तो हमको भी कंफ्यूज कर गया। एक तरबूज में 90% मान लीजिए पानी है, बाद में कितना 12% बचता है। अगर ऐसा हो जाए तो बाद में केवल 12% बचेगा, है ना। यदि इस समय इसका वजन 50 किलो है, मतलब वर्तमान में अगर इसका वजन 50 किलो है तो बाद में कितना रहेगा। तो इनिशियल में मतलब हमारे हिसाब से इसका अनुपात कितना आया है 5, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 50 केजी है ना, 50 केजी। आज पहली बार इतना बड़ा आप लोग तरबूज देखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा गुणे 10 बराबर 440 केजी। ठीक है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट उल्टा है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये रहा चीनी और चावल पे, ये ज़रूरी है, इसको पढ़ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों वैरायटी पूछी है इसमें, है ना। जल्दी से कंप्लीट करने के लिए एक ही में हमने 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं इसमें, इसके बारे में आपको बताना था। बोल पाएंगे, बोल पाओगे आप इसका। देखो ध्यान से, चीनी के दाम में 40% का इंक्रीमेंट की बात कर रहा है ना, मतलब चीनी का दाम 40% बढ़ गया। तो बोला है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, ताकि मैं आपसे 3 प्रश्न पूछा। पहला, खर्च में 19% की वृद्धि हो, पहली कंडीशन। दूसरा, ताकि खर्च नियत रहे। और तीसरी बात आपसे पूछी गई है ताकि खर्च में 2% की कमी हो। कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा, है ना। सबसे पहले हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं कि चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए चीनी का दाम कुछ भी रहा, हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि चीनी का दाम कितना था 100 था। अब चीनी का दाम बढ़ा 40%, तो हो कितना जाएगा 140। तो चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने % की कमी करें कि खर्च में केवल 19% की वृद्धि हो। कहने का मतलब प्रश्न ये बोल गया आपसे इशारों में कि भाई चीनी का दाम पहले 100 रुपये था, अब रेट बढ़ के 140। लेकिन जब आप पहले 100 रुपये देते थे, 1 किलो चीनी लेके चले आते थे, अब आप खर्च केवल 19 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेट तो 40 बढ़ा है ना। तो अब आप 119 रुपये खर्च करने की बात कर रहे हैं। तो अब आप 100 से कितना करेंगे 119 रुपये दे रहे हैं ना दुकानदार को। भाई 100 रुपये से 119 रुपये आप दे रहे हैं दुकानदार को,
तो साधारण सी बात होगी कि आपको चीनी पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम मिलेगा। 100 रुपये था, आप जाते थे 100 रुपये देते थे, 1 किलो चीनी लेके चले आते थे। अब चीनी का दाम अचानक से कितना हो गया, 140। अब आप दुकानदार को दे रहे हो 119 रुपये, तो 1 किलो से चीनी कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही बात तो पूछा है। कितनी कम मिलेगी, तो 140 रेट है, आप दे रहे हो 119 रुपये, इसके अंतर के बराबर कम मिलेगी। अंतर कितना, 21 का अंतर। अच्छा ये बताइए, चीनी आज के रेट पे मिलेगी कि पहले के रेट पे मिलेगी, आज के रेट पे मिलेगी ना, क्योंकि बढ़ गया है रेट। तो नीचे कौन जाएगा, 100 कि 140, 140 क्योंकि आज के रेट से मिलेगा। तो 140 गुणे 100 आ रही ना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। तो देखो 20 से कितनी बार, 20 सत्ते 7 तरीक 5 तिया 15। ये कमी हुई कि वृद्धि हुई, चीनी में खपत में कमी हुई ना। हाँ, तो पहला प्रश्न तो यही था। खर्च में 19% की आप केवल वृद्धि करेंगे, चीनी का दाम ज़्यादा बढ़ा है तो पहले से अपेक्षा चीनी 15% कम मिलेगी, कमी। नियत रहे का मतलब कभी कभी प्रश्न में बोलता है ताकि खर्च पूर्वरत रहे, नियत रहे, दोनों बातें बराबर हैं, है ना। खर्च या तो ना बढ़े या तो ना घटे, ये भी बोलता है कभी कभी, लेकिन अब ये नहीं बोलता। ज़्यादातर आपको नियत रहे मिलेगा, कभी कभी पूर्वरत रहे। मतलब कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि खर्च ना बढ़े ना घटे, उतना ही रहे। तो भाई सिंपल सी बात है, रेट बढ़ा है 140 हो गया है, आप खर्च 100 रुपये करना चाहते हैं तो चीनी कम मिलेगी। कितने के बराबर कम मिलेगी, 40 के बराबर कम मिलेगी, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आ जाइए प्रश्न पे। देखिए, चीनी के दाम में 40% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 100 से हो गया 140, बात खत्म होती है। बोला है खर्च नियत रहे, मतलब पहले 100 रुपये ये खर्च करता था तो आज भी 100 रुपये खर्च करने की बात कर रहा है। तो कितने के बराबर चीनी कम मिलेगी, 40 के बराबर कम मिलेगी। किस रेट पे मिलेगी, आज ही के रेट पे मिलेगी, 140 इंटू क्या, बस इतनी सी बात थी। देखिए 20 से काटा 5 बार, 20 सत्ते 140, है ना। 200/7, 200/7 का मतलब 28 सही, 4/7%। हमने कैसे बोला जल्दी से, 200/7 का मतलब 28 नहीं, याद नहीं है। जैसे आपको पता है 100/7, 100/7 इसका मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। अरे 1/7 का मतलब यही तो हुआ। अब इसी का जस्ट डबल 200/7, तो 28 सही 4/7। ऐसे सोचना पड़ेगा धीरे धीरे आपको। एक बार क्या किया, खर्च नहीं बढ़ाया, नियत रहा। इस बार क्या किया है, ताकि खर्च में 2% की कमी हो। मतलब पहले अगर 100 रुपये दे के चीनी लाता था, जैसे होता नहीं है आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये सब चीज़, सरकार विरोधी तत्व हर एक सरकार में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है इसको, है ना। जैसे ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, है ना। नेता लोग अक्सर करते हैं, जनता से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो यही क्वेश्चन में दिया गया है। पहले ये बंदा 100 रुपये खर्च करके 1 किलो चीनी लाता होगा, अब रेट बढ़ गया तो आज भी 100 रुपये दे के जितना मिलता था उतना लेके आ सकता था ना। लेकिन ये क्या किया, 2% की और कमी कर दिया गुस्से में, है ना। तो मान लीजिए गुस्सा में आ गया बंदा ये। अब जरा ध्यान से समझिएगा, भाई अब ये 2 रुपये और कम खर्च करेगा, इसका मतलब दुकानदार को ये कितना देगा, 98। अब कितने के बराबर चीनी कम मिलेगी, अंतर कितने का आएगा, 42 का बटे 100। अरे 40 ना, रेट इसी पे मिलेगा भाई, इंटू 1 0 से 1 0 काटा, 14 त्रिक 42, 1 0 ये 30%। अब देखो दिमागदार बच्चा क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं।
अब जैसे पहले वाले प्रश्न में क्या बोलता, पहले वाले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कैसे घुमाए जाते हैं। अब समय कम है तो हम खुद कराते क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि चीनी के दाम में 40% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्च में 19% की क्या हो, वृद्धि हो। यदि इस समय आंसर कितना आया था इसका 15। यदि वर्तमान में यह व्यक्ति 45 केजी, अगर वर्तमान में व्यक्ति 45 केजी चीनी उपयोग करता है तो अब कितना करेगा, मतलब ये सब कांड होने के बाद। तो करना क्या है आपको, जैसे आया था 30%, इसका आंसर आया था 30% की कमी किया था। 30% का मतलब 3/10। अब वर्तमान में 10 किलो कर रहा होगा तो बाद में 3 किलो कम करेगा, लेकिन बोला है कि वर्तमान में कितना कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया। मान लीजिए वर्तमान में वो 50 किलो चीनी उपयोग कर रहा है तो अब 3 किलो कम करेगा तो 10 यूनिट की वैल्यू 50, कितने गुना, 5 गुना। तो अब कितना कम उपयोग करेगा, तो इसका भी 5 गुना, 5 या 15 केजी। तो ये केजी में पूछ लेता है कभी कभी। इसी के आगे एक स्टेप क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए आगे देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से बनाया जा सकता है, आप देखेंगे अक्सर ये क्वेश्चन दिखेगा। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 22.2/9% बढ़ जाती है तथा तीसरे वर्ष 14.2/7% घट जाती है। तो अब शहर की जनसंख्या कितनी है यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, बोलिए। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब पता है 12/1/2 का। चलो भाई, इसका आप लोगों के सहमति से मैं लिख रहा हूँ कितना, 1/8। यही पता हो जाए तो फिर सब बात ही बन जाए ना, समस्या तो यही आ रही है। 14/2/7, इसका मतलब कितना, 1/7। मामला आके फंस गया 22/2/9। अच्छा एक बात बताओ, आप टेबल खोलो जल्दी से। हमने 1/9 के बारे में कभी बात की है, इसका मतलब कितना होता है, 11/1/9%। अगर 2 से गुणा कर दें, क्या बोलते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2/9। इसमें भी भाई 2 का करेंगे तो यहाँ केवल थोड़ी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 22। इसका मतलब 22/2/9% का मतलब कितना होगा, 2/9 होगा। तो प्यार से हम इसको लिख सकते थे, जानते हो किसको पकड़ा करो, ऐसे जब न बने ना फ्रैक्शन, इधर देखो ये हर में दिख जाए ना, इसका मतलब 1/9 में कुछ खुराफात किया गया है। मान लीजिए दिख गया आपको 2/5, 3/5, इसका मतलब 1/5 में कुछ गुड़ा उड़ा किया है ना, ये वाली बात हो जाती है। तो इसका मतलब आपने बोला 2/9, बस इतना कर लिया तो मामला सेट है। अब देखने में देखो 3 लाइन का प्रश्न था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष क्या हो रही थी, 12.5% बढ़ रही थी। बढ़ने का मतलब पहले अगर 8 रही होगी तो 1 बढ़ जाएगी। तो प्रथम वर्ष जनसंख्या अगर 8 थी तो ये क्या हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। दूसरे वर्ष 22.2/9% क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है, तो 9 से 2 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, 11। तो 9 से 11 हो गई। तीसरे वर्ष क्या हो रही है, तो 7 से 1 कम की ज़्यादा, कम, तो 7 से कितना, 6। इतना सा कांड करना था इसमें। देखो रेशियो है, इससे कट गया है ना, काटने को और भी काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 से 7 चौक, ठीक है, 11 × 3 = 33। मतलब पहले जनसंख्या अगर 28 थी, बाद में कितना, 33। जनसंख्या 28 से 33 हो गई। इसका मतलब समझ रहे हैं हमारे। अब देखो प्रश्न में क्या है कि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, हमारे हिसाब से कितनी थी, 28। तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई, 28 लाख, सॉरी 28 की वैल्यू कितनी हो गई, 14 लाख। मतलब क्या हो रहा है, आधा हो रहा है ना,
अरे 28 का, अरे अब तुम जीरो क्यों बढ़ा रहे हो, जरा सोचो। 28 से 14 हो गई, मतलब आधा हो गई, तो 33 से आधा कितना हो जाएगा? आई ना 17.5। ठीक है, तो 16.5, ये क्या है 16.5? 16.5 लाख, क्योंकि हमने वहाँ पे केवल एल लगाया था तो यहाँ भी एल लगा लो। ये प्रश्न देखो कितना खतरनाक लगते हैं देखने में, लेकिन बड़े प्यार से हो जाएंगे, लेकिन नंबर पता होना चाहिए ना इनका मतलब क्या है हर एक जगह में। फटाफट से होंगे। इधर देखिए 20 लाख, इसका मतलब कितना? 2/11। इसका मतलब कितना? 2/9। इसका मतलब कितना? 2/7। ठीक है। अब किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 18 से 2/11% घट जाती है। घट गई तो 11 से मतलब 2 कम हो गई, क्योंकि 2/11 है तो 9 हो गई। अच्छा, दूसरे साल 28 से 4/7% बढ़ जाती है, मतलब 7 से कितना हो गई? 9 हो गई। तीसरे साल क्या हुई? घट गई, तो 9 से कितना हो गई? 7 हो गई। 7 से 7 कटा, 9 से 9 कटा, 11:9। यदि 3 साल पहले जनसंख्या, पहले वाली ये लाइन, बाद वाली ये लाइन, 3 साल पहले जनसंख्या 22 लाख थी, हमारे हिसाब से 11 थी, और क्वेश्चन के हिसाब से 22 लाख थी। आधा हो रही है कि डबल हो रही है? डबल हो रही है, तो 9 का भी डबल कर देंगे तो 18 लाख। क्या कर दिए थे? अच्छा, देखिए जनसंख्या वाले प्रश्न में 3 वैरायटी प्रश्न बनती है, सिर्फ हमने एक ही वैरायटी कराया है दरअसल। इसमें एक वैरायटी और होनी चाहिए थी। वैसे है क्या आपके सीट में? नहीं है, इतना ही है। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक विवाहित और अविवाहित को लेके केस बनता है, इतने % विवाहित हैं, इतने % अविवाहित हैं। और एक केस बनता है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, 3 साल में 400 की वृद्धि हो जाती है, और इस तरीके से। लेकिन वो वाला कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इससे भी। अब सीट में नहीं है तो हम इसको छोड़ते हैं। देखिए अगला टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न, है ना। तो चुनाव पे जो आधारित प्रश्न है, ज़रा इसके बारे में बात करिएगा आप लोग। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, पहला प्रत्याशी 41% मत पाता है और 5580 मतों से चुनाव जीत जाता है। कि हार जाता है? हार जाता है, हार जाना होता है। अगला सप्ताह 59% वही जीतेगा। जीत नहीं, हार होगी यहाँ पे, है ना। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, पहला प्रत्याशी 41% मत पाता है और 5580 मतों से चुनाव हार जाता है। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। अब ये देखिए, हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में जो मतों की संख्या थी अपने आप में 100% थी। इसमें एक जीतने वाला होगा मतलब विनर होगा, एक लूजर मतलब हारने वाला होगा। बोला है कि पहला प्रत्याशी 41% मत पाता है। एक बात बताइए, 100% कुल है, जो 41% पाएगा वो सीधा सी बात है कि 100 में से हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा। तो हारने वाला 41% पाया मान लीजिए, तो हारने वाला अगर 41% पाया तो जीतने वाला फिर कितना पाया? 59%। 100 में से घटा देंगे 59%। आप हमको बताइए यहाँ से हारने वाला कितने वोटों से चुनाव हार गया? अंतर निकालेंगे दोनों का, क्या 18% आएगा? भाई 9 इधर 9, तो हमारे हिसाब से हारने वाला 18% से चुनाव हारा। और क्वेश्चन में बोला है कि 18% से नहीं, कितना? 5580 है ना, 5580 वोटों से चुनाव हारा। 5580 वोटों से चुनाव हारा। ठीक है भाई, देखिए कितना 1% का मान कितना आ जाएगा? 18 3 का 54, 18 कम 18, 310।
तो हमने वोटिंग लिस्ट कितना माना था, मतदाता सूची में मतों की संख्या हमने 100% मानी थी। तो 1% बराबर 310, तो 100% बराबर 220 बढ़ा लेंगे था। देखिए मतदाता सूची हो चाहे कुल मतदान हो, इसको मिटा के मैं लिख के बताऊं क्या ज़्यादा समझ में आएगा? चलो अच्छा इसे समझने का प्रयास करो। कभी कभी कुल मत की बात किया जाए तो कुल मत का मतलब होता है मतदाता सूची, मतलब मतदाता सूची में जितने भी मत हैं, यही क्या होता है? कुल मत होता है। गांव में जितने लोग हैं ये कुल मत नहीं होता। मतदाता सूची में जब इलेक्शन के टाइम में जितने लोगों का नाम आ जाए वही क्या होती है? मतदाता सूची, और उसी को बोलते हैं कुल मत। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक गांव में जब चुनाव होने वाला होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव मान लो या कोई भी चुनाव मान लीजिए आप, तो सबसे पहले उसके पहले एक लिस्ट आ जाती है जिसे हम लोग वोटर लिस्ट वगैरह भी बोलते हैं, है ना। उसी को हम लोग मतदाता सूची बोलते हैं हिंदी में। और उसी को कुल मत भी कहीं कहीं मिला जाए अगर प्रश्न में, तो कुल मत का मतलब भी क्या होता है? मतदाता सूची। ये दोनों बातें ही ठीक है। अब मुद्दा ये है कि मान लीजिए वोटिंग लिस्ट आपके गांव में आ गई, ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, प्रधान जी वाला, ठीक है। अब मान लीजिए आपको उस समय जब जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन ज़रूरी तो नहीं कि सभी लोग गांव में उपस्थित हों या सभी लोग जाके वोट डालें, ऐसा नहीं है। बहुत लोग वोट नहीं डालते, बहुत लोग उस दिन के कंडीशन पे गांव में रहते ही नहीं, बाहर रहते हैं, ऐसा होता है ना। ये बात मैं इतना अच्छे तरीके से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि घर पे मेरे यही सब काम हो रहा है। मतलब पिताजी 3-4 बार से लगातार है ना, तो मैं भली बात जानता हूँ। इस बात तो कोरोना में बहुत लोग फंस गए थे बाहर, बसें भेजनी पड़ रही थी, है ना। उनका अलग भौकाल था, आने को तैयार नहीं थे जबकि कोरोना था। तो होता है कभी कभी, हालांकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो भाई बहुत लोग क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारणवश मतदान नहीं डालते। तो भाई जो नहीं डालेंगे वो क्या हार जीत पे अंतर पड़ेगा उसका? जब नहीं डाले तो नहीं डाले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, किसी में नहीं गिना जाएगा। जो वोट पड़ता है उसमें ना गिना जाता है। तो हो सकता है कि बहुत लोग मत न डालें, तो जो नहीं डाले वो माइनस हो जाएगा। ये देखना होता है कि कितने लोग मतदान किए। तो जितने लोग वोट डालते हैं उसी को बोलते हैं कि मतदान इतना हुआ आज, यही होता है ना मतदान। तो उतने % लोग मतदान करते हैं। अच्छा, मतदान जब हो जाता है, मतदान के बाद की प्रक्रिया जब हम लोग काउंटिंग पे जाते हैं, तो आप लोग नोटिस करेंगे, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, अब तो हालांकि सब इलेक्ट्रिक हो गया, लेकिन पंचायतों में आज भी बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं। और पहले, अब तो लोकसभा के चुनाव ऐसे होते हैं EVM वाले, तो अब तो तामझाम नहीं है। इसमें कुछ लाइनें बनी होती हैं, कुछ चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से चुनाव चिन्ह होता है। हम अपने हिसाब से चुनाव चिन्ह घोषित कर रहे हैं, है ना। तो कुछ चुनाव चिन्ह अलग अलग प्रत्याशियों के इसमें हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी आप मान लीजिए इसमें वो डालना चाहते थे, इसमें स्टाम्प आप लगाना चाहते थे, और आपने मोहर इस तरीके से बीचों बीच न लगा के आपने क्या किया, थोड़ा सा टच कर दिया इधर। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हमको देखना होगा तो हम जानेंगे कि ये वोट इसमें डाला गया है। लेकिन जब काउंटिंग होती है तो ये नहीं माना जाता। काउंटिंग में भाई ये अगर थोड़ा भी इधर टच हो गया तो इस वोट को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब अवैध घोषित कर दिया जाता है इस वोट को। अवैध होने की और भी कंडीशन होती है। गांव में अक्सर होता है कि कुछ शरारती जो लोग होते हैं ना, हर एक जगह से अपना जुगाड़ करते हैं और हर जगह से कस्में वादे कर देते हैं, भैया आप ही को वोट मिलेगा। और इतना ज़्यादा कसम वसम खा लेते हैं कि यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी, मतलब हर जगह पे देंगे, हमने तो दिया आपको। तो ऐसे भी बैलेट मिल जाते हैं। कभी कभी काउंटिंग में जाइए तो एक आध ऐसे नमूने मिलेंगे आपको, वोट भी ख़राब कर दिया, किसी में गया भी नहीं। तो इस कंडीशन में वोट क्या होता है? इनवैलिड होता है। तो कंडीशन चाहे जो भी हो इनवैलिड होने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मतदान होगा तो कुछ वोट उसमें अवैध घोषित होंगे, है ना। जो अवैध घोषित हो गया वो क्या किसी में गिना जाएगा? हार जीत पे कोई असर डालेगा? नहीं। अवैध मत को इसीलिए बाहर निकाल के रख दिया जाता है, वो किसी में नहीं गिना जाता। अवैध मत को हमें काउंट नहीं करना है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। अब कुछ जो अवैध वोट थे उसको हमने बाहर निकाला, तो जो बचे वो क्या हो गए? वैध वोट हो गए। वैध वोट का मतलब असली। अब इसी में जीतने वाला भी पाएगा और
हारने वाला पाएगा। तो हारने वाला और जीतने वाला भाई, अब इसमें जो अंतर आएगा मतलब हारने और जीतने वाले का अंतर जो भी रहेगा, अगर जो ज़्यादा पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हारेगा। यही कंडीशन होती है इसकी। आ रही ना बात समझ में? तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% लोग मतदान नहीं करते। भाई 20% लोग मतदान नहीं करते, वही बात है ना जो लोग बाहर रह रहे थे उन्हीं की तो बात कर रहे थे। 20% लोग मतदान नहीं करते, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब खराब कर दिया गया वोट, है ना, ये किसी में नहीं गिने जाते हैं। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया, वैलिड वोट का 60% पाया और 5600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। अब मेरी बात को सुनिएगा, मतदाता सूची या कुल मत? हम मानेंगे कि मतदाता सूची या कुल मत कितना था? 100% था, ठीक है, या 100 वोट मान लीजिए, जैसा भी आप समझ सकते हैं, 100 ही मान लीजिए, ठीक। 20% लोग वोट नहीं डाले, यही है ना, 20% लोग वोट नहीं डाले। तो इसमें से 100 में से 20 क्या हो जाएगा? तो वोट डाला कितने लोगों ने? 80। ये 80 क्या है? 80 जानते हो क्या है? ये मतदान हुआ है 80, ठीक है। मतदान कितना हुआ? 80। आगे की कहानी जरा देखिए क्या बोल रहा है। अब बोला है इसी 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे। पहला पार्ट कौन? अवैध मत, दूसरा वैध मत। तो जो ये 80 वोट थे ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक वैध एक, तो इनवैलिड वाला इधर लिखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इनवैलिड कितना? 12.5। ये मन में करने वाली बात होती है, हालांकि 12.5% का मतलब कितना? मतलब प्रत्येक 8 में से 1 वोट खराब है, वोट वैलिड है। कुल वोट पड़े कितने हैं? 80। तो 8 में से अगर 1 खराब हो रहा है तो 80 में से कितने खराब होगा? सिंपल सी बात है कि 8 वोट में से 1 वोट खराब है तो 80 पड़ा है, तो 80 में से 10 खराब हो गए। तो ये 10 वोट खराब हो गए, और ये जो वोट खराब होते हैं इसको हम लोग गिनते नहीं। तो फिर बचे कितने? 70। अरे 80 वोट थे, 10 खराब हो गए तो 70 वोट बचे, है ना। 70 वोट बचे हैं, ये इनवैलिड है, तो फिर ये क्या है? वैध मत है, वैलिड है, ये वैलिड वोट है। इसी में हारने वाला भी पाएगा, इसी में, तो इसी में विनर भी है, इसी में लूजर भी। अभी तरीका बताएंगे एग्जाम में कैसे करना है, अभी आप लोग देखते रहिए, बस हो गया। विनर के बारे में अगर हम बात करें तो बोला है कि विनर कितना पता है? तो भाई विनर अगर 60% पाया है तो लूजर फिर कितना पाया है? 10%। मैं पूछ रहा हूँ परसेंट में। अगर इसका मैं 70 का 60% निकालूँ तो अलग मुद्दा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आप निकाल लो, वैसे भी देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों को साथ लेकर चलते हैं, है ना। यहाँ तक वैलिड, कन्फ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को, मैं डर लगता है कभी कभी। वैलिड कितना था? कुल 70 था। दोनों कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं टोटल 70 वोट थे, अब 70 का दिख रहा है यहाँ पे 60% विनर, तो हारने वाला 40%। जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं 70 का 60% कितना? 42। तो विनर कितना पाया? तो हारने वाला 40 पाया, तो 7 चौक 28। टोटल 70 वोट वैलिड है, तो जीतने वाला यहाँ से कितने से जीता? 14। तो 14 से हमारे हिसाब से जीतने वाला 14 से जीता, और क्वेश्चन के हिसाब से 5600, 14 चौक, तो 1% की वैल्यू हो गई। 100 की कितना? 2 जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। लेकिन मैं जो बोल रहा था कि आप यहाँ पे 60% को कन्वर्ट करके 42 किए, 70 को 40% कन्वर्ट करके 28 किए। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि 70 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। विनर 60, तो हारने वाला कितना? 40। तो जीतने वाला कितने से जीता? 20%। किसके 20%? 100 के कि 70 के?
70 के। तो इसी बात को मैं लिख रहा था कि जीतने वाला 70 के 20% से जीता, और प्रश्न के हिसाब से तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहीं से काट लीजिए, 14 की वैल्यू कितनी आ गई, तो वही वाली लाइन आई कि नहीं बाद में। तो आप जैसे मन हो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वही बात आ गया। 1% की वैल्यू कितनी, 400 आया था, तो 100 की कितनी, 2 जीरो इधर 2 जीरो। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना, दोनों हिसाब से आप लोग देख लेना। अभी मैं तरीका बताता हूँ, करने को और भी तरीके हैं, लेकिन ये अच्छा इसका फ़ायदा सुनो। आपसे हमने क्या पूछा, प्रश्न में हमने पूछा मतदाता सूची में मतों की संख्या बताइए। 1% का आप मान निकाल लिए। 1% का मान कितना आया था, 400। 1% का मान निकालने के बाद अगर आपसे पूछता ये बताइए कुल कितने प्रतिशत वोट इनवैलिड हो गए, 10 का गुणा कर देते 400 में। आपसे ये पूछता कितने % लोगों ने मत डाला, या फिर कितने लोगों ने वोट डाला, 80 में गुणा कर रहे होते। आपसे ये पूछता कितने वैलिड वोट थे, 70 में गुणा कर रहे होते। इससे हर एक चीज़ निकाल दोगे आप लोग स्ट्रक्चर से। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मतदाता सूची में मतों की संख्या ही निकाल पाएंगे। ये अंतर है दोनों में। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ये तो हमको समझाने में ये सब लिखना पड़ता है, ये सब लिखोगे थोड़ी ना तुम, उस समय मन में चलनी चाहिए चीज़ें। देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा मतदाता सूची में मतों की संख्या। ये तरीका तभी तक सही रहेगा जब आपसे मतदाता सूची में मतों की संख्या पूछे। मान लीजिए मतदाता सूची में मतों की संख्या हमने x माना है 2 मिनट के लिए, है ना। 20% लोग वोट नहीं डालते। 20% का मतलब कितना, 1/5। मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितना, देखो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब 5 में से 1 लोग वोट नहीं डाले, तो 5 में से वोट कितने लोगों ने डाला, 4 लोगों ने। 5 लोग क्योंकि मतदान नहीं करते, तो 5 में से 1 लोग नहीं करते। तो ये बताइए कि 5 लोगों में से वोट डाला कितने लोगों ने, तो 4 लोगों ने। आ रही ना बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12.5% अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब कितना, 1/8। मतलब 8 में से 1 वोट खराब हो गया, तो 8 में से कितने वोट सही रहे, 7। तो 8 में से 7 वोट क्या रहा, सही रहा, मतलब वैध रहे। जीतने वाला 60% पाया। आप हमको बताओ, विनर अगर 60% पाया है तो लूजर कितना पाया होगा, 40%। तो जीतने वाला कितने से जीता होगा, 20% से। और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। इसी से जीता है, 1/5 से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 56 साल से जीता है। बस इतनी सी बात थी। तो देखिए यहाँ से 7 चौक 28, 28 दूना 200, 5 पचा 25 अट्ठे 200। तो ये 200 उधर जाएगा, तो x बराबर 200 गुणे 200, अरे 200 ये गुणे 200, तो x बराबर कितना, वही आया ना। तो ये मतदाता सूची निकालने का तरीका है ना। इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, आगे भी है क्या इसका, नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। इस बार ये नहीं बोला है कि कितने लोग वोट नहीं डाले, हो सकता है सभी लोग वोट डाले हों। तो जो क्वेश्चन में दिया गया उसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में वोटों की संख्या कितनी थी, 100% या 100, ठीक है। 20% लोग वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब 100 में से 20 क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अवैध कितने रहे फिर, 80। बात खत्म करते हैं। दिया ही नहीं क्योंकि कितने लोगों ने नहीं डाला, इसका मतलब सब लोगों ने डाला होगा। अच्छा, ये बटेगा किस में, 2 लोगों में, विनर में और लूजर में। विनर कितना पाया, तो लूजर कितना पाया होगा। जीतने वाला कितने से जीता, 40 से। किसके 40 से, 80 के 40% से, है ना। और क्वेश्चन में दिया है 9600 से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32 की वैल्यू कितनी, 9600, है ना। तो देखिए 3 बार हो गया ना 300, तो 100 की वैल्यू कितनी,
2 जीरो बढ़ा देंगे, है ना। वैसे भी कर सकते हो, जो तरीका हमने अभी बताया था उस हिसाब से भी कर सकते हैं आप लोग। अगर ना हो पा रहा तो कहो बताएं। हाँ ठीक है, ये तरीका सही है। देखो हम इसको बताते ही नहीं वो वाला तरीका। ये तरीका का फ़ायदा ये कि हर चीज़ यहाँ से हम लोग निकालते हैं, फ़ायदा ये होता है। इसको देखिए, इसमें प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वेन आरेख पे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया तरीके से। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, 85% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। यदि 37% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो कुल कितने % विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। ये बात पूछी गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें आसान प्रश्न बनते हैं, लेकिन पहले डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। वेन आरेख पर आधारित प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो इसमें कुछ बातें ये दी गई हैं। मान लीजिए एक बोर्ड का एग्जाम है और 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, हिंदी का और इंग्लिश का। तो हो सकता है कि भाई परीक्षा हो तो कुछ लोग हिंदी में पास हो जाएं, कुछ लोग इंग्लिश में भी पास हो जाएं, और हो सकता है कि कुछ लोग दोनों में पास हो। संभावना इसकी भी है कि हो सकता है कुछ लोग दोनों में फेल हो जाएं, है कि नहीं संभावना। तो संभावनाएं 3-4 बन रही हैं। तो ऐसे ही प्रश्न है। अब देखिए, मान लीजिए एक बोर्ड बनाया है ना इतना बड़ा, इसको वाइट बोर्ड मान लीजिए, बोर्ड का परीक्षा। इसमें हमने हिंदी का कॉलम रखा है और इंग्लिश का। हिंदी को हमने, देखिए पूरा ये हिंदी का सर्कल है और ये वाला सफ़ेद कलर से इंग्लिश का, मतलब हिंदी में पास का डिनोट करने वाला सर्कल ये है और इंग्लिश में ये सफ़ेद वाला। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश कहीं पे कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये एरिया दोनों में मिक्स है, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास। इसी बात को यहाँ पे समझाया गया कि हिंदी का सर्कल पीला वाला, ये वाला, इंग्लिश का सर्कल देखिए सफ़ेद है ना, ये वाला। अच्छा, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद और यहाँ से यहाँ तक पीला। ये केवल हिंदी, हिंदी में पास होना अलग बात, केवल हिंदी में पास होना अलग बात। जैसे मैं बोलूँ कि हम हिंदी में पास हैं, हिंदी में हम पास हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हम इंग्लिश में भी पास हों। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मैं केवल हिंदी में पास हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ बाकी में है ना, यही हुआ ना। तो हिंदी में पास होना अलग बात, केवल हिंदी में पास होना अलग बात। यहाँ पे बोला गया है, आगे देखिए इसके बारे में, ये वाले पीली लाइन और ये सफ़ेद और ऐसी ऐसी ये लाइन, जो यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया है ये क्या है, ओनली इंग्लिश, मतलब केवल इंग्लिश में पास। और ये वाला जो दोनों में, ये वाला देखिए ये वाला एरिया, ये क्या है, दोनों में पास, है ना। दोनों में फेल भी हो सकते हैं, दोनों में पास, ये क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात कही जा रही थी। अब यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न भी हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। ये प्रश्न है, प्रश्न ये, अच्छा एक बात और, कभी भी ऐसे डायग्राम को सॉल्व करते समय सबसे पहले बीच वाले को भरने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद, अच्छा एक बात और, या तो इसके अंदर तीनों जगह पे फेल का रेशियो रखा जाता है, या तो पास का। ये नहीं कि यहाँ पे फेल रखा, यहाँ पे पास रखा, यहाँ पे फेल रख दिया, या तो हर जगह फेल या तो हर जगह पास, ठीक है। प्रश्न ये है कि भाई हिंदी में 55% पास होते हैं, इंग्लिश में 65% पास होते हैं, दोनों भाषा में 35% पास होते हैं, तो कुल कितने % ऐसे हैं जो घर का नाम रोशन कर रहे हैं, मतलब फेल है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बात तो ऐसा हुआ किसी बैच में, सर प्रश्न ही गलत है, ये दोनों को मिला दे रहे हैं तो 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। आपने बोला कि ये पूरा बॉक्स कितने का रहेगा, 100 का। ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। टोटल ये बॉक्स के अंदर टोटल क्या होना, ये देखो फार्मूले से भी बनते हैं। यूनियन पढ़ा है कभी आपने, यूनियन मैथ रहा है कि बार रहा है इंटर में, तभी कॉमर्स, तो इंटरसेक्शन, इसीलिए तो ये सब बताना पड़ता है। नहीं तो अगर ये रहता कि सभी लोग मैथ के हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग मार देते हैं ना। तो यही चीज़ें थोड़ी सी, तो फार्मूले भी बनते हैं इसके थोड़े से। लेकिन ऐसे समझने का अगर हम प्रयास करें तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और इसको हम टोटल कितना घोषित करेंगे, टोटल ये 100% रहेगा। इसमें जितनी भी मटेरियल भरी जाएगी 100% के अंदर ही रहेगी,
ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। एक सर्कल हमने ये बनाया और दूसरा सर्कल हमने कुछ और बनाते हैं। रेड कलर दिखेगा? ठीक है, दिखे या ना दिखे आपको दिखना चाहिए, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ बड़ा बनाते हैं, लिखने में जगह कम हो जाएगा। ये टोटल हमने 100% रखा है। दो सब्जेक्ट हैं, एक को हमने क्या क्या है, हिंदी है, एक इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी में पास 55%, इंग्लिश में पास 65%, दोनों में पास 35%। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो दोनों में कॉमन है उसको पहले लिखा जाए। दोनों में कितना लिखा जाए? पास 35, ठीक है। चूंकि हिंदी का सर्कल तो ये पूरा पीला वाला है, तो हिंदी में 65% ही होने चाहिए। तो जो दोनों में पास है वो हिंदी में भी पास है ना, तो इसलिए इसमें हम केवल हिंदी में क्या लिखें? 55 में से 35 को घटा के लिखेंगे। तो 55 में अगर हम 35 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20%। अब देखिए हिंदी का जब हम सर्कल देख रहे हैं टोटल हिंदी का, तो 35 ये, 20 ये, दोनों को जोड़ दिया तो 55 पहले भी था, 55 आज भी है। इसी प्रकार से हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश कितना? 65। तो क्या दोनों में पास जो है वो इंग्लिश में पास नहीं है? क्योंकि दो ही सब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात है कि पास है। तो यहाँ पे फिर कितना जाएगा? 65 में से 35 को घटाइए, 30%, 30%। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई 30% केवल इंग्लिश में पास हैं, 20% केवल हिंदी में पास हैं, 35% ऐसे हैं जो दोनों में। तो कम से कम एक आध विषय में तो ये लोग पास है ना। इसके अलावा जो बच गए बिल्कुल फेल। तो इन्हीं को जोड़िए, ये कितना आ रहा है? 30, 60, 65, 75, 85 है ना। तो इतने परसेंट अगर ये किसी न किसी विषय में पास हैं तो फाइंड टोटल फेल, मतलब जो बिल्कुल फेल है तो उसको बाहर रखते हैं। और यही 15% क्या है? यही आंसर भी है। अब अलग से मत लिखो कि बाहर कुछ आंसर आएगा, है ना, क्योंकि यही पूछा गया है। ऐसे ही लिख लो शॉर्टकट में प्रश्न। देखो, एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में पास होते हैं, 85% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। यदि 73% दोनों में पास होते हैं, भाई दोनों में पास कहाँ लिखेंगे? बीच में, ठीक है। इंग्लिश में कितने पास? 80। तो केवल इंग्लिश में कितने पास? 7%। गणित में कितने पास? 85। तो केवल गणित में कितने पास? 12। आई ना बात समझ में? बस ये सब पास है, बाकी सब क्या है? फेल है। क्योंकि टोटल ये बॉक्स कितने का होना चाहिए था? 100 का। कितना आ रहा है इसको जोड़ने पे? 3, 2, 5, 7, 12, 92, है ना। तो बचे कितने? अब ये बॉक्स बराबर हुआ 100 का, है ना। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल होते हैं, 48% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 40% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। क्या प्रश्न में कोई बदलाव है? बिल्कुल नहीं है, वही प्रश्न है। हर बार फेल फेल था, पास पास था, इस बार फेल फेल है। प्रश्न मिक्स वाले भी बनते हैं। सुनो, अगर मान लीजिए ये देता 53% विद्यार्थी विज्ञान में फेल, 48% विद्यार्थी गणित में पास, और बोल देता 40% विद्यार्थी दोनों में फेल, तो 2 फेल 1 पास, यही हो जाता ना। तो इस 48% विद्यार्थी अगर गणित में फेल हैं या फिर बोल देता पास हैं, तो इसको पलट लेते 100 से, है ना। 100 से घटा के पलट लेते, जैसे अभी हम लोग किस में कर रहे थे, किसी टाइप में कर रहे थे ना, इसी प्रकार से पलट लेते। तो हमें ये देखना है कि प्रधानता किसकी है प्रश्न में। पता चला जिसमें अगर 2 विषय फेल दिखा रहा है 2 जगह,
ये फेल दिखा रहा है दोनों में, और यहाँ फेल, और एक पास दिखा रहा है तो इसको फेल में बदल देंगे, और यहाँ मान लीजिए फेल है 2 जगह तो इसको पास में बदल देंगे, है ना। इस प्रकार से बदल देना होता है। फिलहाल के लिए इसमें तो हर जगह फेल है, तो यहाँ पे आप लोग रखिए जल्दी से। दोनों में कितना 40%। एस मतलब विज्ञान में 53 है ना, कितना आएगा 13%। मैथ में क्या हाल है 8%। बस इसके अलावा जो बच्चे वो फेल, और जो बच्चे पास 21%। चलो जो भी तुम बोल रहे वही हम लिख दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16/2 कम है तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। ये सिंपल टाइप है, इसको मैं जानते हो टाइप नंबर 1 में पढ़ाता हूँ। ये सब जो प्रश्न है टाइप नंबर 1 या 2 में लपेट देता हूँ। ये मैं भूल गया था इसलिए लास्ट तक पहुँचाया है ना। अब देखिए इसमें 2 लोग हैं, प्रिंस की आय राहुल की आय से 16। अब देखो 2 पर्सन है, एक है प्रिंस, एक है राहुल, है ना। अरे उसमें भी तो है ना, ठीक है। तो प्रिंस की आय राहुल की आय से 16/2/3%। अच्छा किसकी आय कम, प्रिंस की कि राहुल की, है ना। कितना कम 16/2/3%। इसका मतलब कितना होता है 1/6। मतलब राहुल की आय अगर 6 है तो प्रिंस की इससे कम है 5 हो जाएगी। तो आपसे पूछा तो राहुल की आय, किसकी, राहुल की आय प्रिंस की आय से कितना % ज़्यादा है। अरे राहुल की आय 1 ज़्यादा है, प्रिंस की आय से पूछा है ना। तुलना किससे हो रही है, प्रिंस से। 1/5 का मतलब तुमको पता हो, नहीं तो 100 से गुणा करते रहो। फिर 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। ठीक है, इसके बाद तो सारे क्वेश्चन है ही है। लीजिए, किसी व्यक्ति का वेतन, मैं आऊँगा प्रश्न पे, है ना। मैं बोल रहा था किसी व्यक्ति का वेतन मान लीजिए 10% बढ़ गया, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब उसका वेतन 10% बढ़ गया, मतलब 10 बढ़ गया। 10% का मतलब कितना, 10 बढ़ना, तो 110 हो गया। अब 10% वेतन घट गया, तो अब 110 पे घटेगा ना। 110 का 10% कितना होता है 11, मतलब -11 की कमी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया फिर 99। कितने का नुकसान, 1 का नुकसान हो गया। सुनो अब इधर सुनो, मैं ये बोल रहा था कि किसी व्यक्ति का वेतन पहले ही क्या हो गया, घट गया 10%। इसका मतलब 10 घटा 90 हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि 10% वेतन बढ़ गया, इसका मतलब 9 बढ़ गया, तो कितना हो गया 99 हुआ, कमी हुई फिर से। एक बात नोटिस किया, पहले वेतन जितना बढ़ा उतना ही घटा, या फिर पहले वेतन जितना घटा उतना ही बढ़े। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है जब वेतन, 1 मिनट, आला कमान, हेलो, अभी फ़ोन करते हैं क्लास में, है ना। 5 मिनट बाद फ़ोन करिए, क्लास में। आला कमान का मतलब समझ रहे हो, इतने भोले हो, है ना। चलो आ जाओ मुद्दे पे। दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, नुकसान, है ना। दोनों कंडीशन में नुकसान हुआ। एक बात सुनना, कभी प्रश्न आपकी एग्जाम में आए तो ये तो अलग अलग है ना दोनों जगह पे, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ये तो कंडीशन ठीक है। लेकिन नंबर के खेल में ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न में बराबर बराबर देता है। जब बराबर बराबर देगा तो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है घाटा होना है। माइनस क्या प्रतीत कर रहा है कि घाटा होगा। कितने का, x² / 100। अब 10% बढ़ता 10% घट जाता तो माइनस का मतलब घाटा। 10 का स्क्वायर कितना, डिवाइड बाई भी 100, काटोगे इसमें परसेंट भी लगाने ला। 20% बढ़े 20% ही घट जाए, 400/100, 4 -4 का घाटा, है ना। तो जब बराबर बराबर घटे तो हम बहुत ज़्यादा तरीके न लगा के हम क्या कर देंगे, ये सोच सकते हैं x² / 100। लेकिन ये प्रश्न है ही नहीं। अपना प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न ये है, अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अपना प्रश्न ये बोला है कि 10% बढ़ा और 15% घटा। 10% का मतलब कितना भाई, इसका मतलब कितना होता है 1/10। 15% का मतलब कितना
क्या 3/20 लिख सकता हूँ? 3/20 3/5 अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। 10% वेतन बढ़ा, 10% का मतलब 1/10, तो वेतन ये बढ़ा है तो 10 से कितना हो जाएगा? बढ़ के 11 हो जाएगा। 15% का मतलब कितना? 3/20। तो क्या हुआ, कितना बढ़ा कितना घटा? भाई 20 से इस बार वेतन कम हो रहा है, तो 20 से 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बस यही तो बात थी। 20 × 200, 17 × देखो 17 का गुणा 10 में कर लो, 170, 111 जोड़ दिया तो 100। ओवरऑल क्या हुआ? नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 19 का नुकसान हो गया। किस पे? 200 पे। तो 100 पे कितना? 2 और यहाँ पे कितना कट गया? आधा कर देंगे 19 का, कितना हो जाएगा? 9.5। ये नुकसान हुआ। नुकसान कहाँ से पता चला? किस स्टेप पे? यहाँ पे 200 से 181 हो गया। आई ना बात समझ में? छपिए जल्दी जल्दी, ख़त्म करते हैं। दो बार 25% बढ़ा है ना। 25% का मतलब कितना? 1/5, 1/4। तुम लोग भी पागल कर दोगे हमको यार। 1/4 है ना, तो दोनों बार बढ़ाया तो 4 से कितना हुआ? 4 से कितना हुआ? 5। 16 से कितना हो गया? 25। आ रही ना? कितना बढ़ा? 9। किस पे? तो 100 पे कितना? 56 दशमलव कितना आएगा? बोलो जल्दी जल्दी। अब मामला फंसेगा। 4/20 नहीं 25 है ना। जल्दी जल्दी करो। 56 दशमलव कितना? ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे जो आएगा लिख लेना। 56 57 ऐसे कुछ होगा। बड़े भोले भाले हो तुम लोग। 56.25। अच्छा लिख लेना 56.25 जो भी आएगा, ठीक है। आयत की एक भुजा 20% बढ़ जाती है तथा दूसरी 10% बढ़ जाती है। अच्छा दोनों ही बढ़ रही हैं भुजाएं, है ना। आयत, अब सबसे पहली बात ये होती है कि आयत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो फिर वृत्त का कितना होता है? a² है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा a²। a का मतलब साइड। अच्छा दोनों साइड आपको पता है, दोनों ही एक 20% बढ़ रही है, एक 10%। 20% का मतलब कितना बोलो? 1/5। 5 से कितना हो जाएगी? अच्छा दूसरी वाली भी भुजा बढ़ रही है, 10 से 11। बस इतनी सी बात थी। 50 से कितना? अच्छा एक काम करो ना, सुनो यहीं पे काट लो इसको थोड़ा सा। ये हो जाएगा कितना? 5। ये 10 था, ये हो जाएगा 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। 25 से कितना? 33। कितने की वृद्धि हुई है? 8 की किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितने की? 25 चौको 100, 8 चौक 32। ठीक। मैं ये बताना चाहता था कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन पूछा है ना। चूंकि हम मेंसुरेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि पूरा हमको चाहिए, परसेंटेज परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, हमें पता है पाई r²। बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे जिसमें पाई आ जाएगा, है ना। जैसे 1/3 पाई r², पाई r³। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं। जैसे पाई 1/3 हमको बस साइडोइड का लेना रहता है, तो हम पूरा डिटेल में इस प्रश्न को ना करके हम इतना कर रहे हैं कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई r² होता है, तो पाई को हम काटेंगे r²। r² का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 25%। अच्छा त्रिज्या r² का मतलब r का गुणा 2 बार किया जाएगा, तो 25% का उपयोग कितनी बार होगा? 2 बार होगा। 25% का मतलब कितना? आपस में देखने लगते हैं, 1/4 है ना। 1/4 तो 4 से, चूंकि ये बढ़ रहा है ना, तो 4 से कितना होगा? 5। 4 से कितना होगा? 5। 16 से कितना हो गया? 25। वही वाला कैलकुलेशन आया कि नहीं आया? किस पे?
तो 100 पे कितना? 56.25। अब आप